देखिए, संविधान ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं करता है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे। अल्पसंख्यक का मतलब समझ रहे हैं ना? संख्यक नहीं समझते? सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग में कौन कौन आता है? हाँ, जो जातियां आती हैं, है ना? सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, अग्रहरी, कुंकर, ये सब सामान्य वर्ग में आते हैं, है ना? और बैकवर्ड मतलब ओबीसी में कौन आता है? बहुत सारी जातियां आती हैं, अहिर, मुराई, गडरिया। मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ यार, कोई बात नहीं, ठीक है। और एससी में अनुसूचित जातियां, मतलब ओबीसी में पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, पिछड़ा वर्ग, और एससी में अनुसूचित जातियां होती हैं, एसटी में अनुसूचित जनजातियां होती हैं, है ना? जैसे मुस्लिम लोग हैं वो एसटी में आएंगे, मुस्लिम किसमें आते हैं? अल्पसंख्यक है, क्या है ये? हाँ, वही बात कर रहा हूँ ना मैं, अल्पसंख्यक। तो सुनिए मेरी बात को, खैर चलिए। तो जो आपका भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन होंगे, इसका कोई वर्णन नहीं है किसी अनुच्छेद में। लेकिन समानतः अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जो बहुसंख्यक के रूप में अल्पमत में होते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इन्हीं अल्पसंख्यक को लेकर के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत बताया गया है। तो अब आर्टिकल 29 डालिए। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। देखो समझ लेना, इसमें ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, आर्टिकल 29 एंड 30। संविधान में ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं है, वर्णन नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन होगा, लेकिन समानतः अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाएगा जो बहुमत में किसमें हो? अल्पमत में हो, ठीक है। और इसी को लेकर के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन किया गया है। तो आगे आप लिखिएगा आर्टिकल 29, आर्टिकल 29। और आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों को लेकर के संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। देखिए अल्पमत में है, देखिए बात सुनिए, समझिएगा पहले थोड़ा सा, और इसको और डीपली समझ लो, थोड़ा समझना ही है। तो अल्पमत में है, अल्पमत में मतलब उनकी एक अपनी लिपि है, अपनी उनकी क्या है, एक लिपि है, उनकी एक भाषा है ना? हमारे मुस्लिम भाई की एक लिपि उर्दू है कि नहीं है? और उसमें अपनी एक जो क्या बोलते हैं उर्दू में, उनके बहुत सारे लफ्ज भी होते हैं, अल्फाज भी होते हैं, लफ्ज नहीं, अल्फाज, ठीक है। आती है उर्दू? हमें तो आती है। कौन कहता है कि मैं उर्दू नहीं बोलता?
बोलते हो ना, बोलते हो नहीं बोलते हो? हाँ, वो आपको नहीं पता है, आपकी प्रॉब्लम है ना, लेकिन बोलते तो हो। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, देखो मैं स्टार्ट करके बता रहा हूं। एक मामला आया था सेंट स्टीफेंस कॉलेज का बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ये निर्णय दिया कि 50%, 50% सीटें कॉलेज का प्रबंधन नियुक्त करेगा, 50% सरकार करेगी। ठीक है, और उनकी जो अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा को लेकर के, उनके निवास को लेकर के, उनके जाति को लेकर के, उनके मूल वंशों को लेकर के कोई विभेद नहीं होना चाहिए। इतना सा याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ठीक है, आगे लिखिए आर्टिकल 30। इसमें कुछ है नहीं, आप इतना सा याद रखिएगा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय एक मामला हुआ, और इसमें इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 50% सीटें कॉलेज प्रबंधन करेगा और 50% सीटें कौन आरक्षित करेगा? ठीक है, बस कुछ बात नहीं है। तो अब आप लिखिएगा आर्टिकल 30, इसको भी लिखो। शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उसके प्रशासन का अधिकार। शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का अधिकार। देखिए सुनो, बात को समझिएगा। धर्म या भाषा के आधार पर, जैसे अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक वर्गों के उनके धर्म को लेकर के, उनकी भाषा को लेकर के, वो भी अपनी रुचि के अनुसार, उनका भी मन है कि वो क्या करें, शिक्षण संस्थान की स्थापना करें, और वो अपने हिसाब से प्रशासन उसका देख रेख करे। इसको लेकर के सरकार उनके मतलब भाषा और धर्म को लेकर के कोई विभेद
नहीं करेगा। बस इतनी सी बात याद रखना है। मतलब उनको भी ये अधिकार है कि वो अपने शिक्षण संस्थानों की क्या करें, स्थापना करें, और वो चाहे तो अपनी भाषा में, उर्दू में। जौहर विश्वविद्यालय है वो अलीगढ़ में, जो आजम खान ने खुलवाया था, नाम सुना है आपने? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, वो भी है। तो वहां पे क्या है, किसी भी भाषा को लेकर के, मतलब कोई जरूरी नहीं कि उर्दू ही पढ़ाया जाए, भाषा को लेकर के कोई, ठीक है। थोड़ा ठीक से समझ लो भाई, जरूरी है। जब भारतीय संविधान को लेकर के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के संविधान सभा में विचार विमर्श चल रहा था, तो जो अन्य सदस्य थे उन्होंने अंबेडकर साहब से प्रश्न किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, कि सर ये बताइए कि संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि अगर उसको संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान शून्य हो जाएगा, यानी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 की ओर इशारा करते हुए कहा कि संविधान का यह आर्टिकल 32 अगर कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाएगा तो हमारा जो संविधान है वह मृत्यु हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। केवल एक अनुच्छेद के निकाल देने से हमारा पूरा का पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल 32। अब लिखिए आर्टिकल 32, वो डिस्प्लेन कर दिए हैं, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। अब आर्टिकल 32 लिखें आप। हाँ, मत लिखे, उसी में कर लीजिए। देखो बात समझिएगा, इसी आर्टिकल 32 को लेकर के व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की मांग करता है। जब कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई समस्या आती है तो ये आप कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 32 को लेकर के उच्च न्यायालय चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय उस संदर्भ में आर्टिकल 32 के अनुसार उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है। तो नंबर 1 करके लिखें, नंबर 1 करके वो संरक्षण क्या है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। मैं एक एक को भी बता दे रहा हूं, पहले आप लिख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, प्रतिषेध, इसी को प्रोविजन भी कहते हैं, प्रोविजन। तीन लिखे, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। तीसरा, उत्प्रेषण, सॉरी सॉरी, तीसरा है प्रतिषेध ना, प्रतिषेध या प्रोविजन। चौथा लिखे उत्प्रेषण या सिलोट्रकी, सिलोट्रली, जैसे भी लिखा चाहे, सिलोट्रली लिखो, सिलोट्रली, उत्प्रेषण। जैसे भी लिखना चाहे।
तो लिखें अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा याद रखना। आर्टिकल 32 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो निम्न संरक्षण प्रदान करेगा वो कौन कौन? बंदी, प्रत्यक्ष, ठीक है, बंदी, प्रत्यक्षी कर, ठीक है ना। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा प्रतिषेध या प्रोविजन। चौथा उत्प्रेषण या सिलोट्रली। और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के अधिकार देता है या संरक्षण प्रदान करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 32 को लेकर के ही। अब एक एक को समझ लें हम थोड़ा सा। बंदी प्रत्यक्षी आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? बंदी प्रत्यक्षी बंदी प्रत्यक्षी देखे नहीं हो, जो जेल वेल में रहता है ना। दूसरा है परमादेश। क्या है? मान लेते हैं ये परमादेश क्या है, ध्यान से सुनो। पहला बंदी प्रत्यक्षी बताया था, दूसरा बताया था परमादेश, तीसरा था ये उत्प्रेषण, नहीं एक और था, एक तीसरा था प्रतिषेध, चौथा था ये उत्प्रेषण और पांचवा था अधिकार परीक्षा। ये परमादेश क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जब कोई ऑफिसर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करे, अपने कर्तव्यों का क्या ना करे, निर्वहन ना करे, या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ रिट दायर कर सकता है। यही जो कहलाएगा ये कहलाएगा परमादेश। जब कोई ऑफिसर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है, वो कहलाएगा परमादेश। आया समझ में? ठीक है, मेरे साथ कोई बात हुई, मान लो मैं गया, अधिकारी ने मुझे भगा दिया, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया, मैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, वहां उस अधिकारी को कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा। समझ में आई बात? ये जो उत्प्रेषण है और जो प्रतिषेध है, ये दोनों, इनकी स्थिति लगभग एक जैसी होती है, लगभग एक जैसी है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रतिषेध काम करने की पहले की क्रिया है, प्रतिषेध है ये काम करने की पहले की क्रिया है, और उत्प्रेषण काम करने की बाद की क्रिया। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी दोनों का काम एक ही है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध का काम एक समान है। बस फर्क इतना है कि जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध कार्य करने की पहले की क्रिया है और उत्प्रेषण कार्य करने की बाद की क्रिया है। समझ में आया बात?
और समझ लीजिए, जब मैं कोई पद पे हूं मान लो, और मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा हूं, मेरा वो राइट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, वो किसी और का काम है, लेकिन मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के काम कर रहा हूं, यही क्या होगा, उत्प्रेषण होगा या प्रतिषेध होगा। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जब आप काम करेंगे, करने की जो पहले की स्टेज होगा, पहले का क्रिया होगा वह प्रतिषेध, और कार्य करने की जो बाद की प्रक्रिया होगी वो उत्प्रेषण कहलाएगी। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 33, 34 और 35 जो हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन करते हैं, उसी को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो एक तो जनरल कंडीशन होती है, जो जनरल कंडीशन होगी वो आर्टिकल 33 और 34 होगी। बात को समझिएगा, मैं आगे बात करने वाला हूं आर्टिकल 33, 34 एंड 35। बात समझ में आया? पार्ट 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 33 और 34 जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार पते हैं कि नहीं पते हैं? मौलिक अधिकारियों का निलंबन क्या होगा? कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। एक तो होगा जनरल कंडीशन होगी, सामान्य स्थिति होगी, दूसरी इमरजेंसी होगी, आपातकाल स्थिति में। आर्टिकल 33 एंड 34 सामान्य स्थिति होगी, आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 35। कैसे निलंबन होगा ये आपको समझना होगा। इमरजेंसी कंडीशन आप लिख ले, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, आप समझ रहे हैं, छोटे बच्चे नहीं। देखिए समझिएगा बात को, इसको थोड़ा सा, जो इमरजेंसी होगी ना, इमरजेंसी जो होगी आपातकाल की स्थिति में, पहला आपका होगा नेशनल इमरजेंसी। ध्यान से सुन लो, पहले ध्यान से सुनिएंगे, पहले बहुत परेशान ना हो। आपके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। मैंने कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में मेरे मौलिक अधिकार नहीं खत्म होने चाहिए, क्योंकि संविधान हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। बात है समझ में? लेकिन फिर भी आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे उस वक्त तक जब मैं आर्टिकल 33 और 34 जब डिफाइन करूं। साथ ही आप ये समझिएगा, एक ये तो जनरल कंडीशन में है, सामान्य स्थिति में भी खत्म हो सकते हैं, वो मैं समझा रहा हूं आपको। जो इमरजेंसी होगी
इमरजेंसी कंडीशन क्या है? जैसे आपको नेशनल इमरजेंसी हो गई, कैसी इमरजेंसी हो गई? राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। क्या हो गया? 3 कंडीशन होंगी, इसमें भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक नेशनल इमरजेंसी होगी, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। कहने का मतलब आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल। ये नेशनल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, आपके पूरे देश में क्या लग गया? अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर दिया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। ऐसे समय में क्या होगा कि आपके जो मौलिक अधिकार है ना, वो उस टाइम खत्म मान लिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति अगर शासन लग गया देश में, अनुच्छेद 356, उस समय भी आपके मौलिक अधिकार खत्म माने जाएंगे। दूसरा क्या होगा? प्रेसिडेंट, बस आराम से पढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 356, ध्यान से सुन लो। हेलो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट। देश में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया, ध्यान कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो किस अनुच्छेद का प्रयोग होगा? 356। और राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो कौन सा होगा? 352। दो कंडीशन है, ये इमरजेंसी कंडीशन है। बस समझ में आई है ना? ये इमरजेंसी कंडीशन है। एक और होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगा, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल। ये आ रहा है इसमें, करते हैं। आर्टिकल 360, आर्थिक स्थिति हमारे देश की खराब हो गई है, वित्तीय आपातकाल लग गया, अनुच्छेद 360 का प्रयोग कर दिया गया। उस समय भी आपके मौलिक अधिकार खत्म माने जाएंगे। ये कंडीशन आपकी तो थी इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है। अब दो कंडीशनें हैं आपके, आर्टिकल 33, 34 एंड 35। सामान्य स्थिति क्या होगी? जनरल कंडीशन क्या होगी? आपके मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। तो पहले आप लिख लें, अगर लिखना चाहें तो। ये लिखा है ना, ध्यान से सुनो। मौलिक अधिकारों का निलंबन दो प्रकार से, सामान्य स्थिति और आपातकाल स्थिति। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। तो पहले लिखे सामान्य स्थिति, सामान्य स्थिति लिखे। अच्छा, मत लिखो, याद ही रहेगा। लिखना चाहे लिख ले, लिखना है लिख ले। सामान्य स्थिति में संविधान में
समान स्थिति को लेकर विश्लेषण अनुच्छेद 33 और 34 में किया गया है। बात करते हैं समान स्थिति का लेकर विश्लेषण किसमें किया गया है? अनुच्छेद 33 और 34 में किया गया है। अब लिखो आर्टिकल 33 क्या है? 33 हो गया? चलो फिर ध्यान से सुनिए, यह आर्टिकल 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 क्या कहता है? संसद ऐसे कानून का निर्माण करेगी जो सुरक्षा बल आप समझ रहे हैं ना, CRF, PF है ना, BSF है ना, या जो ये सब सुरक्षा बल है, SPF, ठीक है, या केंद्रीय जो सुरक्षा बल है, और जो असूचना लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देगी। ऐसा निर्माण करेगी कानून का, कोई कानून संसद में ऐसा निर्माण करेगी सरकार कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है और जो असूचना लोगों के प्राप्त हुए हैं उसको लेकर के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। आप फिर उस स्थिति, एक समान स्थिति है, आप फिर उस ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 34 ये कहता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर सेना विधि लागू हुई है, फोर्स लगी है, कर्फ्यू लगा है, 144 का प्रयोग किया गया है। कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर जानते हैं आप? नहीं जानते, ठीक है, हम बताएंगे। किसी भी क्षेत्र में अगर सेना विधि लागू हुई है, मिलिट्री लगी है, फोर्स लगी है, तो संसद कानून का निर्माण करेगी और जो उस क्षेत्र के लोग होंगे, पूरे लोग, मत सोचना कि मैटर उनका है, पूरे क्षेत्र के जो लोग होंगे, उनके जो फंडामेंटल राइट्स होंगे वो उस टाइम तक समाप्त माने जाएंगे। तो समझो, यही आर्टिकल 33-34 कहता है। और 35 में हम लोग बात कर चुके हैं इमरजेंसी कंडीशन, बात समझ में आई है? ठीक है, धारा 300 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। जब कोई संकट घर आ जाए देश के ऊपर, ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल लग जाएगा। अब सुनो, चलते चलते सुन लेते हैं। ये जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी है 3 टाइप के है, देख रहे हैं ना। पहला राष्ट्रीय आपातकाल है, दूसरा
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। कोई राज्य अपने कार्यों को सही से नहीं कर पा रहा है, संवैधानिक तत्वों की उसमें विफलता हो गई है, तो वहां पे क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जॉर्ज बुश साहब आए हुए थे और अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहा लालू जी जोखी होगा, कहा लालू जी हमें तुम 3 माह के लिए बिहार दे दो। बिहार समझ रहे ना, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, बड़ा उस टाइप का है, बहुत डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहता है। यह हम बात कर चुके हैं बात, इसीलिए वो विशेष राज्य का दर्जा भी प्राप्त करना चाहता है कि हमको विशेष राज्य दर्जा। और विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? पढ़ाए हैं 90-10 उसकी सीमा। हाँ ठीक है, ये सब होना चाहिए। जमीन उसकी कंकरीली पथरीली हो, उबड़ खाबड़ हो ना, और आर्थिक स्थिति भी उसकी खराब हो, ये सब होना चाहिए। तो जो जॉर्ज बुश साहब ने कहा कि लालू जी बिहार हमें 3 माह के लिए दे दीजिए, उसको अमेरिका बना देंगे। क्या बना देंगे? अमेरिका बना देंगे। लालू जी कहे अरे बुश साहब अपना अमेरिका हमको 3 दिन के लिए दे दीजिए, उसको बिहार बना देंगे। चुप हो गए राष्ट्रपति साहब, बोले क्या यार। ठीक है ना, तो चलिए, एक है वित्तीय आपातकाल, जब देश के ऊपर कोई संकट ढह रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी, चरमरा जाए, अर्थव्यवस्था हमारी क्या हो, खराब हो जाए। समझ में आई बात? तो इसी को लेकर के हम लोग समझेंगे, बात करेंगे, और ये चीज हम आपको बता चुके हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, नेशनल इमरजेंसी जब लगता है, तो उसका प्रभाव का क्या होगा ये आप लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आपको जो आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19 में वो समाप्त हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल जो 19 है ये क्या मान लिया जाएगा? खत्म मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से रहिए, सुन लीजिए, जो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21 किन्हीं भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं होंगे, ये अनुच्छेद बने रहेंगे।